तो हम लोग पढ़ रहे थे किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में आपको हमने डायनोफ्लैजेलेट और आपको डायनोफ्लैजेलेट पढ़ा चुके हैं, क्राइसोफाइट्स पढ़ा चुके हैं। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे यूग्लेनॉइड के बारे में। यूग्लेनॉइड क्या होते हैं? ये थर्ड ग्रुप है, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर का थर्ड ग्रुप है। और ये कहाँ मिलते हैं यूग्लेनॉइड? अगर यूग्लेनॉइड से मिला जाए तो ये आपके फ्रेश वाटर में मिलते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। और कहाँ मिलते हैं? फ्रेश वाटर में मिलते हैं। और फ्रेश वाटर में भी नदियों में नहीं मिलेंगे, रुके हुए पानी मिलते हैं, स्टेगनेंट वाटर में मिलते हैं। रुके हुए पानी में, स्टेगनेंट मतलब रुका हुआ पानी। जो रुका हुआ पानी होता है, रुके हुए पानी मिलते हैं, फ्रेश वाटर मिलते हैं। तो पानी साफ होना चाहिए और रुका हुआ चाहिए, जैसे तालाब हो गया, कुएं हो गए, ऐसी जगह पे आपको यूग्लेनॉइड मिलेंगे। यूग्लेनॉइड से मिलना है तो रुका हुआ पानी होना चाहिए और फ्रेश वाटर चाहिए, समुद्र में नहीं, समुद्र वाले पानी में, मिलाए वाटर में नहीं मिलते। फिर बात करते हैं इनके पास सेल वॉल होती है या नहीं होती। या देखिएगा, इसके पास सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल अब्सेंट। इनके पास, यूग्लेनॉइड के पास सेल वॉल नहीं पाई जाती, सेल वॉल अब्सेंट होती है। सेल वॉल की जगह में इनके पास क्या होता है? तो प्रोटीन की बनी हुई एक लेयर होती है, प्रोटीन की बनी हुई, फ्लेक्सिबल, प्रोटीन की बनी हुई तो मुलायम होगी, फ्लेक्सिबल होगी। तो प्रोटीन की लेयर होती है और इस प्रोटीन की लेयर को पेलिकल के नाम से जानते हैं, पेलिकल के नाम से जानते हैं। पेलिकल होता है सेल वॉल की जगह में, इनमें क्या होता है? पेलिकल होता है। पेलिकल किसका बना होता है? प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, सेल वॉल तो रिजिड होती है, लेकिन पेलिकल जो होता है वो सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो याद रखिएगा तीन बातें, यूग्लेनॉइड फ्रेश वाटर और रुके हुए पानी में, स्टेगनेंट वाटर में पाया जाता है। सेल वॉल इसमें नहीं पाई जाती और सेल वॉल की जगह में इसके पास प्रोटीन की बनी हुई एक लेयर होती है जिसे हम पेलिकल्स के नाम से जानते हैं। ये पेलिकल्स बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। इसके पास फ्लैजला होते हैं कि नहीं होते लोकोमोशन करने के लिए? यस, इसके पास भी दो फ्लैजला होते हैं, डायनोफ्लैजेलेट की तरह इसके पास भी दो फ्लैजला होते हैं। लेकिन इसमें से एक फ्लैजला इसका लॉन्ग होगा और दूसरा इसका स्मॉल होगा, छोटा सा होगा। एक बड़ा होगा, एक लार्ज होगा और एक स्मॉल होगा। और दोनों काम नहीं कर रहे होंगे। डायनोफ्लैजेलेट में देख रहे थे दोनों फ्लैजला काम कर रहे थे, दोनों फंक्शनल थे, लेकिन इसका सिर्फ ओनली वन फ्लैजला फंक्शनल होगा, ओनली वन फ्लैजला फंक्शनल, एक ही फ्लैजला फंक्शनल होगा। दोनों काम नहीं कर रहे होंगे, कोई एक फ्लैजला ही काम कर रहा होगा। ठीक है, एक छोटा फ्लैजला होगा और एक बड़ा फ्लैजला होगा, उनमें से सिर्फ एक ही काम करने वाला होगा, एक तो शो ऑफ वाला होगा। तो हमने क्या क्या पढ़ा? फ्रेश वाटर में मिलेंगे, स्टेगनेंट वाटर में मिलेंगे, सेल वॉल नहीं पाया जाएगा, सेल वॉल की जगह में प्रोटीन की लेयर होगी और जिसे हम पेलिकल के नाम से जानेंगे। दो फ्लैजला होंगे, एक छोटा और एक बड़ा, उनमें से एक ही फ्लैजला काम कर रहा होगा, दूसरा फ्लैजला नॉन फंक्शनल होगा। अब आप पूछें फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो बहुत कंट्रोवर्शियल आंसर है। कैसा? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर सनलाइट मिलेगी तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। अगर सनलाइट मिलेगी, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इनको सनलाइट मिली, ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। लेकिन अगर इनको अंधेरे कमरे में रख देते जहां सनलाइट नहीं मिल रही है, तो इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट ये हेटेरोट्रॉप है। ये ऑटोट्रॉप भी हैं और हेटेरोट्रॉप भी हैं। अगर सनलाइट मिली तो ऑटोट्रॉप बन जाएंगे और सनलाइट ना मिली, अंधेरा रहा, तो ये हेटेरोट्रॉप बन जाएंगे। हेटेरोट्रॉप मतलब वहां पर सनलाइट ना मिलने पर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो वहां पे खाना कैसे खाएंगे? अपने शिकारी बन जाएंगे, अपने से छोटे ऑर्गेनिज को इनगल्फ कर जाएंगे, प्रेडिएट कर लेंगे, उनका शिकार करके खाएंगे। प्रीडेटिंग कहेंगे इसको, प्रीडेट करेंगे। प्रेडेटिंग मतलब प्रेडेक्टर है, शिकारी है, अपने से छोटे से ऑर्गेनिज को इनगल्फ कर जाते हैं, उनको निगल जाते हैं। तो कब? अगर लाइट ना मिली तो शिकारी बन जाएंगे, नॉनवेज खाना शुरू कर देंगे। और अगर सनलाइट मिली, फोटोसिंथेसिस करेंगे। छत में रख दोगे तो फोटोसिंथेसिस करने लगेगा और अंधेरे कमरे में रख दोगे तो ये हेटेरोट्रॉप बन जाएगा, प्रीडेटर बन जाएगा, अपने से छोटे ऑर्गेनिज को खाने लगेगा। तो दोनों की तरह बिहेव करते हैं। देखिएगा, यूग्लेनॉइड डुअल कैरेक्टर शो करता है, फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप की तरह भी और हेटेरोट्रॉप की तरह, दोनों तरह बिहेव करता है।
सनलाइट मिलने पर ऑटोट्रॉप, सनलाइट ना मिलने पर हेट्रोट्रॉप हो जाता है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, इसके पास पिगमेंट भी होगा। हाँ, इसके पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए फोटोसिंथेसिस पिगमेंट होते हैं। कौन कौन से? क्लोरोफिल होता है इसके पास, क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल बी होगा, जेंथोफिल होगा। इसके पास कौन कौन से पिगमेंट होते हैं? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और जेंथोफिल, जैसा कि नॉर्मल प्लांट में होते हैं। प्लांट की तरह इसके पास सारा कुछ होता है। एक पेड़ में देखोगे तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और जेंथोफिल, ये 3 पिगमेंट होते हैं। वैसे ही इसमें भी वो तीनों पिगमेंट होते हैं, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, और इसके पास क्या होता है? इसके पास एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स नाम का स्पेशल स्ट्रक्चर होता है इसके पास, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये स्पेशल वैक्यूल होता है, और इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन करना। इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से क्या करता है? ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन करता है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करता है, ऑस्मोसिस नहीं को मेंटेन करके रखता है कि मर ना जाए, पानी के अंदर रहता है, ऑस्मोसिस ना हो जाए। तो ऑस्मो रेगुलेशन किसकी मदद से करता है? इसके पास ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए इसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। अब आपसे पूछे ये यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है? तो आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के सारे ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर, तो ये भी यूनिसेलुलर होगा। हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा? तो याद रखिएगा ये हैप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होगा। और हैप्लॉइड होगा तो लाइफ साइकिल कैसा जिएगा? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिएगा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसका लाइफ साइकिल कैसा होगा? हैप्लॉन्टिक होगा। मियोसिस कौन सी करेगा? जाइगोटिक मियोसिस करेगा। मतलब n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, हैप्लॉइड है इसलिए ये आपका जाइगोटिक मियोसिस करेगा। ठीक है, अच्छा अगली बात, बेचारा, इसको बेचारा कहते हैं, यूग्लेनॉइड को बेचारा कहते हैं। क्यों बेचारा कहते हैं? बेचारा दर दर का मारा है। कैसे? नहीं समझ में आया। ये फोटोसिंथेसिस कर सकता था, इसके पास क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और जेंथोफिल, प्लांट के जैसे सारे पिगमेंट थे, इसलिए पहले कुछ साइंटिस्टों ने इसको किंगडम प्लांटी में रख दिया, किंगडम प्लांटी में रहने लगा। कुछ दिन रहा इसको किंगडम प्लांटी से निकाल दिया गया, घरों से निकाल दिया गया इस किंगडम से। क्यों? कहा गया आपके पास, इसके पास सेल वॉल नहीं है, वो इस किंगडम में नहीं रह सकता है, तो किंगडम प्लांटी से इसको निकाल कर फेंक दिया गया। फिर बेचारा गया, हालात का मारा, कहाँ गया? किंगडम एनिमिलिया के पास गया, बोला कि जिसके पास सेल वॉल नहीं है वो किंगडम एनिमिलिया में जाए, तो चला गया एनिमिलिया में। कुछ दिन एनिमिलिया में रहा, एनिमिलिया वालों ने निकाल कर फेंक दिया, कहा किसी भी एनिमिलिया के पास फोटोसिंथेसिस करने की प्रोसेस नहीं होती है, तुम एनिमिलिया होकर फोटोसिंथेसिस कर रहे हो, तुमको हम अपने साथ नहीं रखेंगे। फिर बेचारा लावारिस की तरह घूम रहा था, तब आर.एच. विटेकर को दया आई और उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा में इसको डाल दिया। तब से ये किंगडम प्रोटिस्टा में रहता बेचारा, इतने घरों में रह चुका है। किंगडम प्लांटी का भी मेंबर रहा है, किंगडम एनिमिलिया का भी मेंबर रहा है कुछ समय तक, लेकिन अभी किसका मेंबर है? नाउअडेज इट इज अ मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, यूग्लेनॉइड के बारे में हमने पढ़ लिया, ये रहा यूग्लेनॉइड। एक बार रिकॉल करा दें, फ्रेश वाटर में रहेगा, रुके हुए पानी में रहेगा, सेल वॉल नहीं पाई जाएगी, सेल वॉल की जगह में प्रोटीन की बनी हुई लेयर पाई जाएगी जिसे पेलिकल कहेंगे। 2 फ्लैजला होंगे, एक छोटा और एक बड़ा, इनमें से सिर्फ एक फ्लैजला काम कर रहा होगा, दूसरा काम नहीं करता है, नॉन फंक्शनल होता है। फोटोसिंथेसिस करते हैं, अगर सन की लाइट मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि इनके पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और जेंथोफिल। सनलाइट ना मिलने पर ये हेट्रोट्रॉप बन जाते हैं, एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को निगल कर खा जाते हैं, अपने छोटे ऑर्गेनिज्म का शिकार करते हैं, इसलिए प्रेडेटर बन जाते हैं, प्रेडेटिंग करते हैं। ठीक है, इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होता है जिसकी मदद से ये ऑस्मो रेगुलेशन कर सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में शरीर में मात्र एक सेल होती है, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में इसके पास सिर्फ n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जीते हैं और जाइगोटिक मियोसिस करते हैं।
और ये बेचारा पहले किंगडम प्लांटी में रहा क्योंकि फोटोसिंथेसिस करता था, फिर इसको निकालकर किंगडम एनिमिलिया में फेंक दिया गया क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं थी। फिर इसको कहा गया, किंगडम एनिमिलिया वालों ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। क्यों कह दिया? क्योंकि इसके पास फोटोसिंथेसिस करने की पावर थी। तो नाउ अडेज इसको किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया गया है, तब से ये किंगडम प्रोटिस्टा में है। यहाँ पर किंगडम प्रोटिस्टा का तीसरा मेंबर हमने पढ़ डाला। अब नेक्स्ट मेंबर का नाम आता है आपका स्लाइम मोल्ड। चौथे मेंबर का नाम है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड नाम से मालूम चल रहा है मोल्ड, मोल्ड मतलब होता है फंजाई। इससे फंजाई है क्या? नहीं, ये फंजाई नहीं है। इसलिए स्लाइम मोल्ड को स्लाइम मोल्ड क्यों कहते हैं? तो कहानी सुनाते हैं, जल्दी से देखना। ये रहा इंडिया और ये इंडिया के बगल में है नेपाल। ये है इंडिया, इंडिया के बगल में है नेपाल, देख सकते हो। अब आपको देखेंगे ये पूरा इंडिया है, पेन इंडिया है पूरा, लेकिन आप देखेंगे कि अगर इंडिया के इस वाले हिस्से पे जाकर देखना कभी, इंडिया का ये बॉर्डर वाला हिस्सा जहां पर इंडिया खत्म होने वाला है और नेपाल शुरू होने वाला, लास्ट इस जगह पे जाना, देखना वहां कुछ नेपाली लोग आपको मिलेंगे, कुछ नेपाली कल्चर मिलेगा आपको। तो इस जगह पे है क्या? ये इंडिया है, लेकिन ये इन्फ्लुएंस किससे है? नेपाल से। इसलिए जय को फॉल्स नेपाल कह सकते हैं क्या? कुछ नेपाली भी दिख रहे हैं, नेपाली कल्चर दिख रहा है। इंडिया एक्चुअल में क्या है? वो इंडिया है, लेकिन नेपाल के करीब होने की वजह से नेपाल का कुछ इसमें असर आ गया है, इसलिए इसको फॉल्स नेपाल कह दिए। समझ में आई बात? ऐसे ही यहां पर इंडिया और नेपाल नहीं था। आपको किंगडम प्रोजेक्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, पहले किंगडम का नाम था मोनेरा, दूसरे का नाम था प्रोटिस्टा और तीसरे किंगडम का नाम था किंगडम फंजाई। तो किंगडम प्रोटिस्टा के लास्ट मेंबर से मिलते हैं, स्लाइम मोल्ड से मिलते हैं। स्लाइम मोल्ड फंजाई के बहुत करीब है, इसलिए इसमें कुछ करेक्टर फंजाई के आ गए और इस कारण इसको स्लाइम मोल्ड को फॉल्स फंजाई के नाम से भी जानते हैं, फॉल्स फंजाई के नाम से जानते हैं। MOULD मोल्ड का मतलब होता है फंजाई। स्लाइम मोल्ड नाम से ही मालूम चल रहा है कैसा फंजाई है, फॉल्स फंजाई, नकली फंजाई, मतलब फंजाई जैसा कुछ करेक्टर इसका मैच कर रहा है, इसलिए इसको फॉल्स फंजाई कहा गया। लेकिन एक्चुअल में ये किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर है, नाम है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड के बारे में पढ़ते हैं। स्लाइम मोल्ड के बारे में पढ़ते हैं, सबसे पहली बात है कि ये सैप्रोफाइटिक होते हैं। पहली बात स्पोरोफाइटिक, सॉरी, ये स्पोरोफाइटिक होते हैं। स्पोरोफाइटिक कंफ्यूज हो रहे हैं, सॉरी। स्लाइम मोल्ड स्टडी, ये आपके फंजाई के कैरेक्टर्स का मैच करेगा। क्यों? ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। स्लाइम मोल्ड फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं और अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। और कैसे खाते हैं अपना खाना? तो सड़ी गली मरी चीजों को खाते हैं, डेड डिके मटेरियल को खाते हैं, और डेड डिके मटेरियल को खाने वाले को इसलिए कहते हैं सैप्रोफाइटिक कहते हैं। ये सैप्रोफाइटिक नेचर के हैं, सैप्रोफाइटिक नेचर के हैं, ठीक है। ये कैसा फंजाई है, कैसा प्रोटिस्टा है? किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर है, लेकिन खाना खुद नहीं बना सकता, सैप्रोफाइटिक नेचर का है, पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंडेंट है। फिर बात करते हैं क्या खाते हैं ये, तो सैप्रोफाइटिक है, मतलब क्या खाते होंगे? डेड डिके मटेरियल खाते होंगे, पेड़ों की पत्तियां, तने जो गिर जाते हैं जमीन में, तो ट्विंग्स उन सबको खाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को खा जाते हैं। तीसरी लाइन, ये कैसे होते हैं इनके बारे में और बताइए कुछ। ये दो कंडीशन पे, अगर इनको सुटेबल कंडीशन मिली, सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन मिली, सुटेबल कंडीशन में क्या होंगे? ये बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे और एक पतली सी लेयर बना लेंगे। सुटेबल कंडीशन में क्या करेंगे? एक पतली सी स्लिम लेयर बना लेंगे, स्लिम, तो पतली सी लेयर बना लेंगे, स्लिम लेयर बना लेंगे, स्लिम मास में इकट्ठे हो जाएंगे और इनको प्लाज्मोडियम कहेंगे। तो स्लिम मास में इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत पतली पतली एक लंबी सी लेयर बना लेते हैं, जैसे फंजाई फैलता है वैसे फैल जाते हैं, पतला पतला। तो पतला स्लिम वहां से आया है, पतली लेयर बनाते हैं और फंजाई की तरह फैलते हैं, इसलिए इनको स्लाइम मोल्ड के नाम से जानते हैं। फंजाई की तरह पतली लेयर में फैल जाते हैं, कब? सुटेबल कंडीशन में। और इस स्लाइम मास ऑफ लेयर को प्लाज्मोडियम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन कर देते हैं।
पतली सी लेयर में फैल जाते हैं और कई फुट तक, सेवरल फीट तक ये लेयर फैल सकती है, ठीक है। और इसलिए इसको फॉल्स फंजाई या स्लाइम मोल्ड के नाम से जानते हैं। स्लाइम मोल्ड बोलो या इसको फॉल्स फंजाई बोलो, फॉल्स फंजाई बोलो या स्लाइम मोल्ड बोलो या प्लाज्मोडियम बोलो। क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये बहुत दूर तक फैल जाते हैं पतले पतले फंजाई की तरह, ठीक है। कब? सुटेबल कंडीशन पे। अगर अनसुटेबल कंडीशन मिली, अनफेवरेबल कंडीशन मिली इनको, अनफेवरेबल कंडीशन मिली, मतलब ऐसी कंडीशन जो इनके लिए सुटेबल नहीं है, ऐसी कंडीशन मिली, अनफेवरेबल कंडीशन मिली, तो ये क्या बनाएंगे? तो इनमें फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। कौन सी बॉडी? फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में इनमें फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूट्स निकलते हैं। इनकी बॉडी में फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर निकलता है जिसको फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं, एक ओवर ग्रोथ होने लगती है, ठीक है। तो ये कब फ्रूटिंग बॉडी निकलती है? अनफेवरेबल कंडीशन में। और फेवरेबल कंडीशन पर ये क्या करते हैं? पतले पतले बहुत फुट तक फैलते रहते हैं, ऊंचाई में नहीं बढ़ेंगे, पतले पतले फैलेंगे। और अनफेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो फ्रूटिंग बॉडी एक स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देंगे जिसको हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। और इस फ्रूटिंग बॉडी में क्या लगेगा? इस फ्रूटिंग बॉडी की टिप पे, अगले हिस्से पर बहुत सारे स्पोर लगेंगे और ये स्पोर हवा चलेगी बहुत तेज से, तो हवा के साथ ये स्पोर चारों तरफ डिस्पर्स हो जाएंगे, चारों तरफ बिखर जाएंगे और ये स्पोर कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। कितनी भी एडवर्स कंडीशन रहे, कितनी भी खतरनाक कंडीशन रहे, खतरनाक कंडीशन पैदा होंगे और ये जिंदा रहेंगे। शुरू से पढ़ते हैं एक बार। स्लाइम मोल्ड हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, सड़ी गली मरी चीजों खाते हैं। दूसरी बात, इनको फॉल्स फंजाई या फिर स्लाइम मोल्ड के नाम जानते हैं क्योंकि ये सुटेबल कंडीशन पे पतली सी लेयर बना देते हैं फंजाई के समान। तीसरी बात, अनफेवरेबल कंडीशन आने पर इनमें फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होता है और फ्रूटिंग बॉडी की टिप पर क्या लगे होते हैं? स्पोर लगे होते हैं। और ये स्पोर विंड के साथ, हवा के साथ बिखर जाते हैं, पूरी तरफ चारों तरफ बिखर जाते हैं और कितनी भी एडवर्स कंडीशन रहे, अनफेवरेबल कंडीशन रहे, उस अनफेवरेबल कंडीशन में आराम से जिंदा रहते हैं, मरते नहीं हैं काफी लंबे समय तक। क्यों नहीं मरते हैं? क्योंकि इनको सरवाइव करने का मेन कारण है कि इनके स्पोर के चारों तरफ एक क्या होती है? एक रक्षा कवच होता है। स्पोर के चारों तरफ क्या होता है? प्रोटेक्टिव लेयर होती है। और इस प्रोटेक्टिव लेयर का नाम क्या है? इस प्रोटेक्टिव लेयर को कहते हैं सेल वॉल कहते हैं। स्पोर के चारों तरफ क्या होता है? मोटी सी सेल वॉल होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। और स्पोर के चारों तरफ सेल वॉल होने की वजह से ये इनके स्पोर लंबे समय तक किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन में जिंदा रह सकते हैं। और स्लाइम मोल्ड में सेल वॉल होती है कि नहीं होती? क्या देखिएगा, इसकी स्लाइम मोल्ड की वेजिटेटिव स्टेज में, जब तक वेजिटेटिव स्टेज थी, वेजिटेटिव स्टेज में इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, सेल वॉल एब्सेंट होती है। लेकिन रिप्रोडक्शन करते समय, रिप्रोडक्टिव स्टेज की बात करें, रिप्रोडक्टिव स्टेज मतलब स्पोर की बात करें, इसके स्पोर में सेल वॉल पाई जाती है। तो इसके रिप्रोडक्टिव स्टेज में सेल वॉल पाई जाती है, वेजिटेटिव स्टेज में नहीं पाई जाती। मतलब इसकी बॉडी में, स्लाइम मोल्ड की बॉडी में सेल वॉल नहीं होता, सिर्फ इसके स्पोर में सेल वॉल होता है। क्या रखिएगा। तो अभी तक हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ लिया? चारों पर कंप्लीट कर दिए आपके। कौन कौन से? सबसे पहले आपको पढ़ाया डायनोफ्लैजलेट, फिर क्राइशोफाइट, फिर उसके बाद यूग्लेनॉइड और अब स्लाइम मोल्ड। ये चारों के बारे में पढ़ लिया। पांचवा है आपका प्रोटोजोआ, जिसके बारे में हम आपको अभी नहीं पढ़ाएंगे। आपको जूलॉजी में किंगडम एनिमलिया चैप्टर जब पढ़े होंगे या पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिटेल में मिलेगा प्रोटोजोआ, तो वहां पर आप लोग डिटेल में क्लियर कर लीजिएगा प्रोटोजोआ क्या होता है। ठीक है, हम ज्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं बता सकते। ठीक है, प्रोटोजोआ के बारे में आपको बस बता देते हैं कि इसके कारण होने वाली 2 बीमारियों के नाम बताइए। पहली बीमारी का नाम है स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज। और दूसरी बीमारी का नाम बताइए तो मलेरिया, मच्छरों के काटने से जो मलेरिया होता है वो मलेरिया डिजीज आपके किसी कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो मलेरिया नाम की बीमारी और स्लीपिंग सिकनेस दोनों प्रोटोजोआ कारण होने वाली बीमारियां हैं। आपको डिटेल में जूलॉजी में मिलेगा, आपको बहुत डिटेल में 2 चैप्टर में आएगा। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में भी आएगा और आपको किंगडम एनिमलिया में भी आएगा। 2 बार मिल जाएगा डिटेल में पढ़ने के लिए, इसलिए 3 बार पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है।
जब आपको 2 बार पढ़ना है आगे जाकर, इसलिए हम यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं प्रोटोजोआ को। प्रोटोजोआ आप उधर कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसके साथ आपका किंगडम प्रोटिस्टा फिनिश हो गया। किंगडम प्रोटिस्टा आपने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट किंगडम हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई। हम क्या क्या बात कर रहे थे? किंगडम मोनेरा हमने कंप्लीट कर दिया, किंगडम प्रोटिस्टा आज कंप्लीट हो गया। अगला किंगडम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया आपका अलग चैप्टर बनकर आ रहा है, इसलिए उसको यहां पर नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इतना पढ़ना बाकी है, मतलब थोड़ा सा बचा है आपका बस चैप्टर। किंगडम फंजाई, फंजाई को बता दिए, चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे किंगडम माइकोटा। हमने किंगडम मोनेरा पढ़ लिया, किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ लिया, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किंगडम माइकोटा। किंगडम माइकोटा या किंगडम फंजाई के नाम से भी जानते हैं। किंगडम फंजाई के बारे में सीखने वाले हैं। फंगस क्या होता है, फंगस कैसा होता है, ये सब कुछ अच्छी क्लास में पढ़ते हैं। तो फंगस की स्टडी करने को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी। लॉजी मीन्स होता है स्टडी करना, और माइको मीन्स होता है फंजाई। फंजाई की स्टडी करने को माइकोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी। माइको मीन्स फंजाई। और इस किंगडम को क्या कहते हैं? किंगडम फंजाई को माइकोटा के नाम से भी जानते थे। माइकोटा बोलो या किंगडम फंजाई बोलो, दोनों सेम है। किंगडम फंजाई का दूसरा नाम है माइकोटा, और स्टडी फंगस की स्टडी करने को माइकोलॉजी कहते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है? फादर कौन है माइकोलॉजी की? कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने फंगस को बहुत ज्यादा स्टडी की है? फादर ऑफ माइकोलॉजी आपसे पूछा जाए तो आंसर होगा माइकेली। स्पेलिंग लिखना माइचेली, ठीक है, पढ़ना लेकिन माइकेली। तो ये माइकेली नाम के साइंटिस्ट थे जिन्हें फादर ऑफ माइकोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है? माइकेली। इन्हें फादर माना गया है पूरी माइकोलॉजी के। फंगस के फादर है। फंगस पे उन्होंने बहुत रिसर्च किया है माइकेली ने। फिर आपसे बोले कि मॉडर्न जमाने के फादर कौन है? तो पुराने जमाने के फादर है, ठीक है, लेकिन आज के जमाने के फादर कौन है? तो पूछे फादर ऑफ मॉडर्न, मॉडर्न वर्ड एक्स्ट्रा लगा दे, मॉडर्न माइकोलॉजी। आज के जमाने की माइकोलॉजी के फादर कौन है? आंसर हो जाएगा डी बेरी। साइंटिस्ट का नाम है डी बेरी। डी बेरी नाम के साइंटिस्ट को फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी कहते हैं, आज के जमाने के, डी बेरी को। फिर आपसे पूछा जाए कि भारत देश में कोई ऐसे फादर हुए हैं? इंडियन फादर ऑफ, इंडियन लगा देने के एक्स्ट्रा वर्ड, इंडियन फादर ऑफ माइकोलॉजी, मॉडर्न नहीं, इंडियन फादर ऑफ माइकोलॉजी। इंडियन फादर ऑफ माइकोलॉजी, माइकोलॉजी के भारतीय फादर कौन है? भारत देश के कोई साइंटिस्ट जिन्होंने माइकोलॉजी पे बहुत रिसर्च किया हो, फंगस पे बहुत रिसर्च किया हो। तो यहाँ पर झगड़ा चल रहा है, दो लोग, कुछ साइंटिस्ट के अनुसार आंसर है मुंडकर। मुंडकर जी ने बहुत काम किया है तो इनको फादर बोलना चाहिए। और कुछ लोग का मानना है बटलर नाम के साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने बहुत काम किया है, बटलर जी को फादर मानना चाहिए। तो ये कंट्रोवर्सी है, इसलिए बटलर या मुंडकर जो भी सही आपको लगे आप कर लीजिएगा, दोनों सही है। तो रिपीट करते हैं। कोई पूछे फादर ऑफ माइकोलॉजी तो माइचेली, माइकेली। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, मॉडर्न जमाने की माइकोलॉजी के फादर डी बेरी। और इंडियन फादर पूछे तो मुंडकर और बटलर, ये नाम याद रहेंगे। माइकेली पूरे ओवरऑल फादर है, मॉडर्न जमाने के हैं डी बेरी, और इंडिया के हैं मुंडकर और बटलर। इतने नाम आपको क्लियर हो गए। अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो और आगे पढ़ते हैं हम। और फंगस की स्टडी क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। और किंगडम फंजाई को इसलिए माइकोटा बोलेंगे। किंगडम माइकोटा, किंगडम माइकोटा मतलब किंगडम फंजाई की बात कर रहे हैं। फिर हम पूछे फंगस कहाँ मिलेंगे? हमको फंजाई जो पढ़ने वाले हैं वो फंगस कहाँ मिलते हैं? आपको पता है कहाँ रहते हैं फंजाई? फंजाई का घर कहाँ है? तो फंगस बोलेंगे कॉस्मोपोलिटन नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? कॉस्मोपोलिटन नेचर के, कॉस्मोपोलिटन नेचर के होते हैं। कॉस्मोपोलिटन नेचर का मतलब क्या होता है? तो ऐसे नेचर के होते हैं। कॉस्मोपोलिटन नेचर का मतलब हुआ कि यत्र तत्र सर्वत्र, हर जगह रहने वाले, हर परिस्थितियों में रह सके, उसे हम कहते हैं कॉस्मोपोलिटन नेचर का। मतलब आपके एयर में होंगे कि नहीं होंगे? यस, एयर में भी होते हैं। वाटर में होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, वाटर में भी होंगे।
फिर आपका सॉइल में होंगे कि नहीं होंगे? यस, सॉइल में भी होंगे, एयर में, वाटर में, सॉइल में, प्लांट के शरीर में, एनिमल के शरीर में, प्लांट के शरीर में, सभी जगह होते हैं। किंगडम फंजाई कहाँ रह सकते हैं? सभी जगह रह सकते हैं, एयर में, वाटर में, सॉइल में, एनिमल के शरीर में, प्लांट के शरीर के अंदर, कहीं भी रह सकते हैं और इसलिए सभी जगह रह सकते हैं। इसलिए एक शब्द में इसको क्या कह सकते हैं? कॉस्मोपोलिटियन नेचर का, ये कॉस्मोपोलिटियन नेचर का। इससे पूछ रहा है तुमको रहने के सबसे अच्छा जगह कौन सा लगता है? बताओ। तुम एयर में भी रह सकते हो, वाटर में भी रहते हो, सॉइल में भी रहते हो, प्लांट में भी रहते हो, एनिमल के शरीर में भी रहते हो। सबसे अच्छी जगह तुमको रहने की, सबसे सुविधाजनक जगह किसको मानते हो? फेवरेबल कंडीशन किसे मानते हो? इसने कहा हमको रहने की सबसे मस्त जगह लगती है जहां पर मॉइस्चर हो, मॉइस्ट प्लेस, मॉइस्चर हो एंड टेम्परेचर कैसा हो? हाई टेम्परेचर हो, वार्म टेम्परेचर, ठंडी ना हो ज्यादा, तो गर्मी हो और मॉइस्चर हो, दोनों जगह हो। तो वार्म और मॉइस्ट कंडीशन को एक साथ एक शब्द में क्या कहते हैं? गर्मी भी हो, मॉइस्चर भी, उसको एक शब्द में कहते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, उष्णता। तो जहां पर ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या हुआ? गर्मी भी हो और मॉइस्चर भी हो। जैसे आप सोचो गर्मी, बहुत गर्मी का मौसम चल रहा है, एकदम भीषण वाली गर्मी पड़ रही है, उसमें थोड़ी सी बारिश हो जाए, हल्की सी बारिश हो जाए, तो देखो उस दिन और ज्यादा गर्मी लगती है। गर्मी का मौसम हो, बहुत तेज धूप निकली हो और अचानक से थोड़ी सी बारिश हो जाए 2-4 मिनट की, तो क्या हो जाएगा? ह्यूमिडिटी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर और मॉइस्चर में रहना पसंद करता है। बताओ, लो टेम्परेचर में रहना पसंद है इसको फंगस? नहीं, ये लो टेम्परेचर में फंगस रहना पसंद नहीं करते हैं, पसंद नहीं है। इसीलिए आप फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में आप अपना फ्रिज में सामान रखते हो तो सामान जल्दी खराब नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि फ्रिज में फंगस जल्दी ग्रो नहीं करते। ठीक है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर क्या था? फ्रिज में कोल्ड टेम्परेचर होता है, बहुत कम टेम्परेचर होता है और इतने कम टेम्परेचर में फंगस आपके ग्रो नहीं करना चाहते हैं। इसलिए जल्दी फंगस फ्रिज पे लगे हुए खाने पे, रखे हुए खाने पे नहीं लगते। क्या समझे? फंगस कहाँ मिलते हैं? कॉस्मोपोलिटियन नेचर के होते हैं, एयर में, वाटर में, सॉइल में, एनिमल के शरीर में, प्लांट शरीर में, सभी जगह होते हैं। ठीक है, फिर बोले कैसे होते हैं ये? तो मॉइस्ट जगह पर रहना पसंद करते हैं और वार्म प्लेस पर रहना पसंद करते हैं। मॉइस्ट और वार्म प्लेस पे, जहां पर गर्मी हो और आपका मॉइस्चर हो, मतलब ह्यूमिडिटी में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, अगली बात करें, इनके शरीर को क्या कहते हैं? फंगस की बॉडी को क्या कहते हैं? तो फंगस की बॉडी को माइसीलिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? माइसीलिया के नाम से जानते हैं। तो फंगस की बॉडी को, द बॉडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइसीलिया। फंगस की बॉडी को माइसीलिया के नाम से जानते हैं। तो माइसीलिया मतलब फंगस की बॉडी, तो फंजाई की बॉडी। अच्छा, फंगस और फंजाई डिफरेंस समझते हैं? फंगस का मतलब होता है एक, और फंजाई का मतलब होता है मेनी, बहुत सारे। ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, बस इतना सा डिफरेंस है। बाकी फंगस और फंजाई एक ही चीज है, अलग अलग नहीं। ये प्लूरल है, बहुत सारे, मेनी। तो फंगस की बॉडी को क्या कहते हैं? माइसीलिया के नाम से जानते हैं। और ये माइसीलिया या माइसीलियम, और माइसीलिया या माइसीलियम की बात करें तो माइसीलियम किससे बना है मिलकर? तो बहुत सारे हाइफे से मिलकर बना है। हाइफे से, बहुत सारे, मेनी हाइफे। हाइफे क्या होता है? धागे जैसा, फिलामेंटस स्ट्रक्चर। तो बहुत सारे ये जैसे हाइफे हैं, ये हाइफे, ये हाइफे, बहुत सारे हाइफे मिल गए और बहुत सारे हाइफे के मिलने से बन गया फंगस की बॉडी, जिसे माइसीलिया कहते हैं। तो फंगस की बॉडी किससे मिलकर बनी है? बहुत सारे हाइफे से। हाइफे क्या होता है? फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, फिलामेंटस होते हैं हाइफे। तो बहुत सारे हाइफे मिलेंगे तब जाकर बनेगा माइसीलिया। और माइसीलिया जो होता है, ठीक है, माइसीलिया को ही फंगस की बॉडी कहते हैं। तो माइसीलिया क्या है? फंगस की बॉडी, फंजाई की बॉडी या फंगस की बॉडी को, फंगस की बॉडी को माइसीलिया कहते हैं। और माइसीलिया जो है बहुत सारे हाइफे से मिलकर बनी होती है। और ये हाइफे कैसे होते हैं? फिलामेंटस होते हैं, धागे जैसे होते हैं। बहुत सारे इसमें धागे होते हैं। तो बहुत सारे धागे ऐसे स्ट्रक्चर से मिलकर बने हुए हैं, फिलामेंटस होते हैं। कितना समझ में आया? अब ये हाइफे कैसा होता है? हाइफे फिलामेंटस होता है। ये दो तरह के हाइफे हो सकते हैं। हाइफे भी दो तरह के हो सकते हैं। नंबर 1, अगर हाइफे की पूरी बॉडी कंटिन्यूअस हो और ये हाइफा देखो ऐसे ये हाइफे जा रहा है और ये कंटिन्यूअस हो, कहीं पर कोई ब्रेक डाउन ना हो,
इस तरह के हाइफे को क्या बोलेंगे? इस तरह के हाइफे बोलेंगे सिनोसाइटिक हाइफे। सिनोसाइटिक हाइफे, कोई ब्रेक डाउन नहीं, बीच में कोई कट नहीं लगा हुआ है, एक कंटिन्यूअस हाइफे है। इस तरह के हाइफे को बोलेंगे सिनोसाइटिक हाइफे। सिनोसाइटिक हाइफे के नाम से जानेंगे। इस तरह के हाइफे को सिनोसाइटिक हाइफे कहेंगे। और सिनोसाइटिक हाइफे में क्या होंगे? बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, 4, 5, 6, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस से मिलकर बना होगा, मेनी न्यूक्लियस होंगे। तो सिनोसाइटिक हाइफे का मतलब क्या हुआ? अगर इसमें कोई बीच में कट नहीं है, कोई ब्रेकेज नहीं है, ये कंटिन्यूअस है और मेनी न्यूक्लियस है। सिनोसाइटिक हाइफे का मतलब क्या होता है? मेनी न्यूक्लियस, पहली बात, बहुत सारे न्यूक्लियस होने चाहिए एंड कंटिन्यूअस होना चाहिए। इसका उल्टा दूसरा तरह का हाइफे, दूसरे तरह के हाइफे को बोलते हैं सेप्टेट हाइफा। कैसा होता है? इसमें सेप्टा पाया जाता है, दीवार पाई जाती है, और दीवार मेम्ब्रेन की बनी हुई दीवार होती है, इसकी वजह से सेप्टेट कहा। जैसे ये रहा हाइफे, सपोज ये हाइफे, और हाइफे के बीच में देख सकते हो ऐसे दीवार पाई जा रही है। इस दीवार को क्या कहेंगे? सेप्टा के नाम जानते हैं। किस चीज की बनी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी होती है, मेम्ब्रेन की बनी हुई दीवार, इसे हम सेप्टा के नाम जानते हैं। और इसके यहाँ पर एक न्यूक्लियस, फिर यहाँ पर एक न्यूक्लियस, यहाँ पर एक न्यूक्लियस, तो हर एक सेल में एक न्यूक्लियस होगा, मतलब अलग अलग कंपार्टमेंट में बटा हुआ होगा। मेनी न्यूक्लियस एक साथ नहीं, सिंगल न्यूक्लियस होंगे। सेप्टेट बॉडी याद रखना। हाइफा कितने तरह का हो सकता है? 2 तरह के हाइफे हो सकते हैं, कोइनोसाइटिक हाइफे और दूसरा होता है आपका सेप्टेट हाइफे। और सेप्टेट हाइफे में क्या पाया जाएगा? सेप्टा पाई जाएगी, फॉल्स दीवार पाई जाएगी। किसकी बनी होगी सेप्टा? तो सेप्टा बना हुआ होगा मेम्ब्रेन का, और इस तरह मेम्ब्रेन पाई जाएगी चीज में, इसको बोलेंगे सेप्टेट हाइफा है। और अगर ये कंटिन्यूअस पाया जाए, बीच में कोई ब्रेकेज ना पाया जाए, इस तरह के हाइफे को बोलते हैं आपका कोइनोसाइटिक हाइफे या सिनोसाइटिक हाइफे। सिनोसाइटिक हाइफे, इसमें मेनी न्यूक्लियस होता है। सिनोसाइटिक हाइफे में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। शुरू से बताते हैं, फंगस की बॉडी को क्या कहते हैं? माइसीलिया कहते हैं। माइसीलिया किससे मिलकर बना होता है? बहुत सारे हाइफे से। हाइफे कैसा दिखता है? धागे जैसा दिखता है, फिलामेंटस दिखता है। एक हाइफे कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। अगर कंटिन्यूअस हाइफे है, कोई ब्रेक डाउन नहीं है, सेप्टा नहीं पाया जा रहा है, तो इस तरह के हाइफे को कोइनोसाइटिक हाइफे कहते हैं। इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, मेनी न्यूक्लियस होते हैं। दूसरा हाइफा होता है जिसमें बीच में सेप्टा पाया जाता है, दीवार पाई जाती है। दीवार किस चीज की बनी होती है? मेम्ब्रेन की बनी होती है, और इस तरह के हाइफे को बोलते हैं आपका सेप्टेट हाइफे। ठीक है, सेप्टेट हाइफे और कोइनोसाइटिक हाइफे, सिनोसाइटिक हाइफे, 2 तरह के हाइफे आपने पढ़े। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि फंगस के पास सेल वॉल होगी या नहीं होगी। हाँ, सेल वॉल होगी। किस चीज की बनी हुई सेल वॉल होगी? तो फंगस की सेल वॉल जो होती है वो स्पेशल केमिकल की बनी होती है, जिसका नाम है काइटिन। काइटिन नाम का स्पेशल केमिकल पाया जाता है। तो देखिएगा, फंगस की सेल वॉल में क्या पाया जाएगा? काइटिन नाम का स्पेशल केमिकल होता है, और पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। 2 चीजों से मिलकर बनी होती है, CHITIN। चिटिन मत पढ़ना, चिटिन नहीं लिखा है, काइटिन पढ़ना इसको। तो फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो पॉलीसेकेराइड्स और काइटिन, ये 2 केमिकल से मिलकर बनी होती है। तो फंगस की सेल वॉल किस चीज की बनी होती है आपसे पूछा जाए तो द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स। एग्जाम में कई बार आ चुका है क्वेश्चन। The fungus, the cell wall of fungus is made up of chitin and polysaccharides। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा। काइटिन और पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती फंगस की सेल वॉल, काइटिन और पॉलीसेकेराइड से होती है। अच्छा, आगे बात करते हैं फंगस में न्यूट्रिशन। फंगस न्यूट्रिशन कैसे करते हैं? फंगस में क्या फोटोसिंथेसिस करने वाले पिगमेंट पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है? नहीं, फंगस में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल एब्सेंट। क्लोरोफिल फंगस में नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है। और इसके एब्सेंट होने की वजह से, क्लोरोफिल ना होने की वजह से फंगस में क्लोरोफिल नहीं होता है। इसलिए फंगस कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉप कहलाते हैं।
हेटेरोट्रॉफ होते हैं। हेटेरोट्रॉफ मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं उनको हम हेटेरोट्रॉफ बोलते हैं। और फंगस कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक में कैसा करते हैं कि दो तरह से खाना खा सकते हैं, या तो ये पैरासाइटिक होंगे या फिर ये सैप्रोफाइटिक होंगे। पैरासाइट का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज जो लिविंग ऑर्गेनिज के बॉडी पे लगेंगे। किस पे लगेंगे फंगस? लिविंग बॉडी से। लिविंग बॉडी से अगर न्यूट्रिशन लेते हैं, किसी जिंदा ऑर्गेनिज से खाना खाते हैं, किसी जिंदा इंसान के शरीर में, जिंदा जानवरों के शरीर में या पेड़ों के शरीर में किसी जिंदा के ऊपर लग जाते हैं, तो इसको बोलेंगे पैरासाइटिक नेचर के हैं। ठीक है, पैरासाइट मतलब किसी जिंदा ऑर्गेनिज के ऊपर, लिविंग ऑर्गेनिज के ऊपर अटैक कर दें और उससे न्यूट्रिशन ले लें, उसको बोलेंगे पैरासाइटिक नेचर के हैं। अब बताओ कैसे खाएंगे? मान लो इंसान शरीर में लगे या किसी के शरीर में लगे, उसके शरीर का न्यूट्रिशन कैसे चूसेंगे? इसमें चूसने के लिए चूसक लगा होता है। इसमें चूसने के लिए क्या लगा होता है? चूसक पाए जाते हैं और इन चूसक की मदद से ही चूसते हैं, चूसने का काम करते हैं इसका न्यूट्रिशन इस दूसरे ऑर्गेनिज का। तो पैरासाइटिक में क्या पाए जाते हैं? चूसक। चूसक को इंग्लिश में कहते हैं हॉस्चूरिया, HAUSTORIK। हॉस्चूरिया को इंग्लिश में, हिंदी में चूसक कहते हैं। तो हॉस्चूरिया किसमें पाया जाता है? हॉस्चूरिया पैरासाइटिक फंजाई की खास बात है। पैरासाइटिक ऑर्गेनिज जो होते हैं, पैरासाइटिक फंजाई में स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है हॉस्चूरिया, और इस हॉस्चूरिया की मदद से क्या करते हैं? ये सक द न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को सक करते हैं। किससे? होस्ट से। जिसके शरीर में लगेंगे उसका न्यूट्रिशन चूस लेते हैं विद द हेल्प ऑफ चूसक, हॉस्चूरिया। बात करेंगे दूसरे तरह के फंगस की। दूसरे हैं सैप्रोफाइटिक नेचर का। सैप्रोफाइटिक फंजाई किसे कहेंगे? ऐसा फंजाई जो डेड डीके मटेरियल को खाता है। डेड एंड डीके मटेरियल को लेता हो, डीके मटेरियल को खाता हो, सड़े गले मरे चीजों से खाना खाता हो। मतलब ऐसा फंजाई जो सड़ी गली चीजों पे, मरी हुई चीजों पे लग जाता है, उसे हम सैप्रोफाइटिक फंजाई कहते हैं। तो फंजाई दो तरह के होंगे, सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक फंजाई। ठीक है, इन दोनों के अलावा फंगस एक और तरह से न्यूट्रिशन भी ले सकता है। तीसरे तरह का न्यूट्रिशन लेने का तरीका है जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहकर। सिम्बायोटिक एसोसिएशन की बात करें हम, फंगस क्या सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं? यस, सिम्बायोटिक। सिम का मतलब होता है साथ साथ रहना, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज के, बायो में होता है लिविंग ऑर्गेनिज, तो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज के साथ में मिलकर रहें। कोई दूसरा ऑर्गेनिज, दो ऑर्गेनिज मिलकर साथ में रहें और दोनों मिलकर खाना खाते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो, दोनों मिलकर आपस में काम करते हो, तो उसको कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और देखेंगे फंजाई किससे किससे एसोसिएशन कर सकता है, तो देखेंगे फंजाई जो है वो एल्गी के साथ दोस्ती कर लेता है, एल्गी को बुला लेता है, आ जाओ मेरे पास। और फंजाई और एल्गी मिल जाते हैं और दोनों मिलकर एक नया ऑर्गेनिज बनाते हैं जिसका नाम है लाइकेन। लाइकेन क्या है? फंगस और एल्गी के कॉम्बिनेशन से बनता है। फंगस इसमें क्या करता है? फंगस के पास देखो, फंगस के पास क्लोरोफिल है? नहीं है। फोटोसिंथेसिस कर सकता है फंगस? नहीं कर सकता। लेकिन फंगस का बॉडी कैसा होता है? माइसीलिया से बना होता है, हाइफेस बना होता है, धागे जैसा होता है, फिलामेंटस होता है। और ये फंगस का बॉडी रूट की तरह बिहेव करता है। कहाँ कैसे बिहेव करता है? बिहेव लाइक अ रूट। और रूट का काम क्या है? न्यूट्रिशन को सक करना। तो यही उसमें हॉस्चूरिया होते हैं, वो न्यूट्रिशन को सक कर लेते हैं। ये रूट की तरह बिहेव करता है और न्यूट्रिशन को सक कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है न्यूट्रिएंट्स को, और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके किसको देता है? एल्गी को। दूसरा काम, ये आपका फंजाई जो है जब आपका फिलामेंटस नेचर का होता है तो किसी भी चीज को पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, और इसलिए एक जगह फिक्स हो जाता है। फंगस किसी का लाइकिन एक जगह पे फिक्स हो जाता है, मूवमेंट नहीं करता। एल्गी के पास रूट नहीं होती, एल्गी के पास मूवमेंट करता रहता बेचारा, पानी में लावारिस की तरह बहता रहता है, ऐसा कोई घर नहीं होता है। इसको शेल्टर कौन देता है? तो यही देता है फंजाई। फंजाई रूट की तरह बिहेव करता है। क्या क्या काम करके देता है? तो पहला काम करके देता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करता है। दूसरा काम क्या करता है? प्रोवाइड शेल्टर, शेल्टर प्रोवाइड करता है, शेल्टर रहने की जगह प्रोवाइड करता है। और क्या करता है ये? तो फंजाई का और क्या काम है? शेल्टर प्रोवाइड करना, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, ये फंजाई के मेजर काम है। एल्गी की बात करें,
एल्गी क्या होता है? एल्गी ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर का होता है मतलब फोटोसिंथेसिस कर सकता है, और फोटोसिंथेसिस कर सकता है इसलिए किसके तरह से बिहेव करता है, जैसे किसी प्लांट का सूट काम करता है वैसा काम करता है। इसका काम क्या क्या होगा? एल्गी पहला काम करेगा फोटोसिंथेसिस, सबसे इंपॉर्टेंट काम है फोटोसिंथेसिस। दूसरा काम है कुछ एल्गी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर सकते हैं कुछ कोई एल्गी। तो ये दो काम करता है, कोई नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और सारे फोटोसिंथेसिस करते हैं। देखो न्यूट्रिशन खाना, जैसे आपके पति पत्नी होते हैं ना, पति क्या करता है बाहर से खाना घर पे लाकर देता है घर पे, और पत्नी घर में खाना बनाती है। तो वैसे ही आपका फंजाई जो है वो बाहर से न्यूट्रिएंट्स लाकर देगा, और उसको प्रिपरेशन कौन करेगा, फूड प्रिपेयर कौन करेगा, उसकी ये एल्गी फूड प्रिपेयर करेगी। एल्गी फूड फोटोसिंथेसिस के दौरान फूड प्रिपेयर करती है, और दोनों मिलकर फिर जब खाना बनता है तो दोनों मिलकर खाते हैं, और इस तरह के एसोसिएशन को कहते हैं लाइकेन के नाम से जानते हैं। लाइकेन के बारे में डिटेल में बताएंगे अभी और आगे अगली क्लास में, नेक्स्ट जो 1-2 क्लास के बाद हमने लाइकेन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लाइकेन के बारे में जान लो, ठीक है, इतना समझ में आया। तो फंगस कैसे खाना खाता है? फंगस एल्गी के साथ मिलकर भी खाना खा सकता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा डिटेल में लाइकेन को थोड़ा डिटेल में बताएंगे आगे पे। फिर बात करते हैं फंजाई कभी कभी क्या करता है, फंजाई किसी प्लांट की रूट में, हायर प्लांट की रूट से भी जुड़ जाता है, हायर प्लांट की रूट में भी जाकर चिपक जाता है, और हायर प्लांट की रूट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है। और जब यहाँ पर रहता है जैसे इसको आपके इस नाम से जानते हैं, माइकोराइजा के नाम से जानते हैं, MYCO, माइको RHIZIA, माइकोराइजा के नाम से जानते हैं। तो माइकोराइजा क्या है? माइकोराइजा भी एक एसोसिएशन है, किसका किसके साथ? तो माइकोराइजा जो एसोसिएशन है, ये माइकोराइजा एसोसिएशन जो है हायर प्लांट की रूट और फंजाई का एसोसिएशन है। माइको मीन्स होता है फंजाई और राइजा मतलब होता है रूट। तो प्लांट्स की रूट और फंजाई आपस में मिल जाती हैं। इससे फायदा क्या होता है? फंगस क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कर देता है, उसके लिए एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके पेट दे देता है, पहला फायदा। दूसरा अनसॉल्युबल मटेरियल जो होते हैं, अनअवेलेबल न्यूट्रिएंट्स को, अनअवेलेबल न्यूट्रिएंट्स जैसे फॉस्फेट को सॉल्युबलाइज कर देता है, और उस अनअवेलेबल फॉर्म से उसको अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इससे पेड़ खुश हो जाता है, और पेड़ बदले में जब फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाता है तो पेड़ फोटोसिंथेसिस का खाना इसको भी खिला देता है। इस तरह फंजाई और हायर प्लांट मिलकर माइकोराइजा का फॉर्मेशन करते हैं। ये दोनों सिम्बायोटिक एग्जांपल हो गए, दो एग्जांपल है, पहला लाइकेन, दूसरा माइकोराइजा। ये दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन के एग्जांपल हैं, जिसमें फंजाई किसी और के साथ मिलकर एसोसिएशन बनाता है। ठीक है, चलो थैंक यू। बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पर हमारा खत्म हो गया। फंजाई का बेसिक इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया। अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे किंगडम फंजाई के बारे में। बेसिक पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे किंगडम फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसा होता है। तो रिप्रोडक्शन इन फंजाई, रिप्रोडक्शन इन फंजाई, फंजाई रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, फंगस रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। फंगस में रिप्रोडक्शन 3 तरीके से हो सकता है। कौन कौन से 3 तरीके हैं? या तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकता है, या असेक्सुअल कर सकता है, या सेक्सुअल कर सकता है। 3 तरीके हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 3 तरीके से किसी भी तरीके से बच्चे पैदा कर सकता है कौन? फंजाई। हम बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे करता है? इसमें 2 तरीके हैं। सबसे कॉमन तरीका है फ्रेगमेंटेशन होना, फ्रेगमेंटेशन, छोटे से टुकड़े में टूट जाएगा, इसके कुछ पार्ट टूटकर अलग हो जाएंगे, हवा चली जोर से, पानी आया जोर से, इसका कोई पार्ट टूटकर उड़ गया दूसरी जगह और जाकर एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया। ये फ्रेगमेंटेशन होता है। सबसे मोस्ट कॉमन मेथड बच्चा पैदा करने की यही है। फंजाई, मोस्ट ऑफ फंजाई यही मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं। मोस्ट ऑफ फंजाई में यही चीज देखने मिलता है, इस तरह का रिप्रोडक्शन। दूसरा तरीका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में एक और तरीका भी है, वो क्या है? बडिंग या फीजन करके। बडिंग भी कर सकते हैं, ये बड बनाकर,
और या फिर फीजन भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है फंजाई में। लेकिन बडिंग और फीजन सिर्फ और सिर्फ किस फंजाई में होता है? नॉन माइसीलिएटेड फंजाई, ऐसा फंजाई जिसमें माइसीलिया नहीं पाया जाता, नॉन माइसीलिएटेड फंजाई में। नॉन माइसीलिएटेड फंजाई कैसा है? यूनिसेलुलर जो फंजाई होते हैं, जितने भी यूनिसेलुलर फंजाई है, आपने पहले ही पढ़ा है कि फंजाई मल्टी सेलुलर होते हैं, मेनी सेल से बना होता है, लेकिन एक इकलौता फंजाई यूनिसेलुलर है, नॉन माइसीलिएटेड है। तो नॉन माइसीलिएटेड यूनिसेलुलर फंजाई का नाम पूछा जाए, एक ही है, ईस्ट। क्या नाम है? ईस्ट। ईस्ट इकलौता यूनिसेलुलर फंजाई है, बाकी सारे फंजाई मल्टी सेलुलर होते हैं। ईस्ट इकलौता ऐसा फंजाई है जो यूनिसेलुलर है और माइसीलिया नहीं होता। इसलिए नॉन माइसीलिएटेड यूनिसेलुलर फंजाई जो ईस्ट है, उसमें या तो बडिंग होगा या फीचर होगा, वो कभी भी फ्रेगमेंटेशन नहीं करता। ईस्ट में फ्रेगमेंटेशन नहीं होता, तो बडिंग या फीजन करता है। फिर हम बात करते हैं, अगर बडिंग से हुआ, बच्चे पैदा हुए, या फीजन से हुआ, या फ्रेगमेंटेशन हुआ, तो आप समझ आना कौन सा रिप्रोडक्शन हुआ? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हुआ। हम बात करें आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए बहुत तरह के स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं फंजाई, और ये स्पोर आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए कौन कौन से स्पोर बनाते हैं? तो बहुत तरह के स्पोर हैं, उनका नाम है कोनिडिया। आपने सुना होगा पेनिसिलियम में कोनिडिया बनता है, कुछ फंजाई में कोनिडिया बनता है, कुछ फंजाई में आपके स्पोरेंजियो स्पोर बनते हैं, स्पोरेंजियो स्पोर। स्पोरेंजियो स्पोर का फॉर्मेशन होता है। कुछ फंजाई में आपके जू स्पोर का फॉर्मेशन होता है, जू स्पोर। और कुछ फंजाई होते हैं जिनमें एप्लेनो स्पोर का फॉर्मेशन होता है, एप्लेनो स्पोर। ये डिफरेंट टाइप के स्पोर हैं जो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए पैदा करते हैं। एप्लेनो स्पोर, जू स्पोर, स्पोरेंजियो स्पोर, कोनिडिया, इनमें से किसी का भी इस तरह के स्पोर बनाए और इस स्पोर के थ्रू बच्चे पैदा किए, तब समझ जाइएगा कौन सा रिप्रोडक्शन कर रहा है? आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए फंजाई में कई तरह के इसमें भी स्पोर बनते हैं, और इन स्पोर के नाम है ओ स्पोर, ओ स्पोर। दूसरा है एस्को स्पोर, बेसिडियो स्पोर, जाइगो स्पोर। एस्को स्पोर, बेसिडियो स्पोर, जाइगो स्पोर, ये डिफरेंट टाइप के स्पोर हैं जिनका फॉर्मेशन करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय। तो देख सकते हो, फंगस को रिप्रोडक्शन करना है, तीन तरीके से कर सकता है। पहला तरीका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकता है, दूसरा तरीका आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, तीसरा सेक्सुअल। आसेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या बनाता है? ये स्पोर का फॉर्मेशन करता है आसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कोनिडिया, स्पोरेंजियो स्पोर, जू स्पोर और एप्लेनो स्पोर, ये स्पोर बनाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो ये ओ स्पोर, एस्को स्पोर, बेसिडियो स्पोर और जाइगो स्पोर बनाएगा। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करना है तो फ्रेगमेंटेशन, बडिंग या फीजन करेगा। फ्रेगमेंटेशन सभी ज्यादातर फंजाई में फ्रेगमेंटेशन होता है, और बडिंग और फीजन सिर्फ यूनिसेलुलर नॉन माइसीलिएटेड फंजाई में होता है, जैसे कि ईस्ट। इतना बात आपने समझा, रिप्रोडक्शन इन फंजाई पढ़ा आपने। फिर बात करते हैं रिप्रोडक्शन जब करता है फंगस में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें सिर्फ हम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप क्या है, तो बात करते हैं हम अगली क्लास नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के कौन कौन से स्टेप हैं? 3 स्टेप में बांट दिया गया सारी ग्रोथ को। सबसे पहला स्टेप होता है कैरियोगेमी। दूसरा स्टेप का नाम है, सबसे पहला स्टेप का नाम है प्लाज्मोगेमी। सबसे पहला स्टेप होगा प्लाज्मोगेमी। दूसरे स्टेप का नाम होगा कैरियोगेमी, और तीसरे स्टेप का नाम होगा मियोसिस। इन 3 स्टेप के बाद बच्चे पैदा होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होगा फंजाई को 3 स्टेप में करेगा। सबसे पहले प्लाज्मोगेमी करेगा, फिर कैरियोगेमी करेगा, फिर मियोसिस करेगा। इन तीनों में डिफरेंस समझते हैं। देखना, मान लो ये एक फंजाई है, फंजाई की ये एक सेक्स सेल है, रिप्रोडक्टिव सेल है, और ये फंजाई की दूसरी रिप्रोडक्टिव सेल है।
ठीक है। इस रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर ये रहा उसका न्यूक्लियस और ये रहा इसका न्यूक्लियस और ये इसका साइटोप्लाज्म। देख रहे हो दो फंगस की सेल। अब जब रिप्रोडक्शन करना होगा, एक फंगस की सेक्स सेल और दूसरे फंगस की सेक्स सेल, दो सेक्स सेल एक दूसरे के करीब आएंगी और जब ये दोनों सेक्स सेल एक दूसरे के करीब आएंगी ये आपस में फ्यूज हो जाएंगी और दो सेल मिलकर एक सेल बना लेगा। देखो एक सेल बन गया, ये दोनों सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हो गया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हुआ तो अंदर का ये साइटोप्लाज्म जो भरा हुआ था वो मिक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोनों का? बिल्कुल, इसका साइटोप्लाज्म और इसका साइटोप्लाज्म आपस में मिक्स हो गया, दोनों का साइटोप्लाज्म मिक्स हो गया। लेकिन अभी तक न्यूक्लियस दोनों के अलग अलग है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस अलग अलग है। तो देख सकते हो सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ, सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आपका साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हुई, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हुई। इसलिए इस घटना को प्लाज्मोगेमी के नाम से जानेंगे। प्लाज्मोगेमी, गैमेट्स के बीच में क्या हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हुई, इसलिए इस घटना को प्लाज्मोगेमी कहेंगे। दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाएंगी और प्लाज्मोगेमी के कारण क्या होगा, साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाएगा और लेकिन न्यूक्लियस मिक्स नहीं होगा। इसलिए इस सेल में बताओ कितने न्यूक्लियस है, एक दो, इसलिए इस सेल में दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं, इसलिए इस सेल को क्या कहेंगे, इस सेल को नाम होगा डाई कैरियन के नाम से जानेंगे। डाई मतलब टू और कैरी मतलब, कैरियन मतलब होता है, कैरियन नहीं होता न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, या बाई कैरियोटिक सेल कहेंगे इसे, डाई कैरियोटिक सेल, बाई कैरियोटिक सेल, ऐसे नाम से जानेंगे इस सेल को। ठीक है, तो बाई कैरियोटिक सेल या डाई कैरियोटिक सेल के नाम से जानेंगे क्योंकि इसमें दो न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दो न्यूक्लियस होने के कारण इसको बाई कैरियोटिक या डाई कैरियोटिक सेल के नाम से जानेंगे। प्लाज्मोगेमी के बाद बाई कैरियोटिक सेल बनती है, तो प्लाज्मोगेमी जब भी होगी तो कैसी सेल बनेगी, बाई कैरियोटिक सेल बनेगी। न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होगा, साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएगा और इस घटना का नाम क्या होगा, प्लाज्मोगेमी। फ्यूजन ऑफ, गेमी मतलब फ्यूजन, गेमी मतलब का फ्यूजन और प्लाज्मो मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सिर्फ फ्यूजन हुआ। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, इसके बाद अगला स्टेप ये होगा कि ये जो सेल है इतनी बड़ी सी सेल वैसी के वैसी ही रहेगी। इसके अंदर साइटोप्लाज्म जो था वो भी वैसे के वैसा ही रहेगा, मिक्स हो चुका था वो वैसा का वैसा ही रहेगा। सिर्फ अब क्या होगा, ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूजेंगे। ये भी हैप्लॉइड न्यूक्लियस था, ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस था, ये हैप्लॉइड था, ये हैप्लॉइड था, दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाएंगे और इनके फ्यूज होने से एक बड़ा सा न्यूक्लियस बनेगा, डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनेगा। ये भी हैप्लॉइड था, ये भी हैप्लॉइड था, दोनों फ्यूज हो गए तो अब एक बड़ा सा डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना। हैप्लॉइड न्यूक्लियस से डिप्लॉइड न्यूक्लियस किस घटना के बाद बनते हैं, इस घटना का नाम क्या होगा, दो न्यूक्लियस फ्यूज हुए हैं, न्यूक्लियस कहते हैं कैरियो, कैरियो मतलब था न्यूक्लियस और गैमी का मतलब होता है फ्यूजन। कैरियोगैमी नाम की घटना हुई। कैरियोगैमी में क्या हुआ, दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हुए और ये दो न्यूक्लियस फ्यूज होकर, दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होकर एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर दी। अब देखो फंगस हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। फंगस की सेल कैसी थी, हैप्लॉइड थी, लेकिन ये कैसी हो गई है, डिप्लॉइड हो गई है। इसको वापस से वही बनना है, तो इसको वापस से वही बनना है, इसको तो वापस से यही बनने के लिए इसको क्या करना होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियस आधे करने होंगे और आधा करने के लिए क्या करना पड़ता है, मियोसिस। तो नंबर ऑफ सेल क्या करना होगा, इसको मियोसिस की नाम की घटना होगी यहाँ पर। और मियोसिस नाम की घटना जब होगी, मियोसिस के बाद क्या होंगे, 4 नए सेल बनेंगे। मियोसिस के बाद कितनी सेल बनेंगी, 4 सेल बनेंगे। चारों के न्यूक्लियस कैसे होंगे, हैप्लॉइड हैप्लॉइड हैप्लॉइड। ठीक है, तो 4 नई सेल बनेगी। सबसे पहले कौन सी घटना हुई, प्लाज्मोगेमी, फिर कैरियोगेमी, फिर मियोसिस। आपके क्वेश्चन कैसा आता है, पूछा जाए कि बताना इन आफ्टर विच प्रोसेस द डाइकैरियोटिक सेल आर फॉर्म्ड। डाइकैरियोटिक सेल किस घटना के बाद बनती है, डाइकैरियोटिक सेल बनती है आपकी प्लाज्मोगेमी के बाद। डाइकैरियोटिक सेल आपसे पूछा जाए कि हैप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड सेल बनने के लिए कौन सी घटना होगी, दो हैप्लॉइड सेल थी, हैप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड सेल बनने के लिए कैरियोगेमी नाम की घटना हुई। आपसे पूछे डिप्लॉइड से फिर हैप्लॉइड बनना है, डिप्लॉइड से फिर हैप्लॉइड बनना है, तो कौन सी घटना होगी, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनने के लिए मियोसिस होती है।
तो डिप्लॉइड से पैड बनने के लिए मियोसिस और हैप्लॉइड से पैड बनने के लिए कैरियोगेमी। ठीक है, और कोई पूछे डाइकैरियोटिक सेल, मोनोकैरियोटिक सेल से डाइकैरियोटिक सेल बनना है, एक न्यूक्लियस वाली सेल से 2 न्यूक्लियस वाली सेल, इसको मतलब बोलेंगे प्लाज्मोगेमी कहते हैं। और ये 3 स्टेप कौन कौन से हैं? प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। और इन 3 स्टेप के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसी भी फंजाई में। फिर हम बात करते हैं आपके टाइप्स। इसको कई सारे ग्रुप में बांट दिया गया है, क्लासेस में बांट दिया गया है। तो बात करते हैं क्लासेस ऑफ फंजाई, किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई को कितनी क्लासेस में बांट दिया गया है? किंगडम फंजाई को आगे जाकर बहुत सारी क्लासेस में बांट दिया गया है। वो क्लासेस कौन कौन सी हैं और किस बेसिस पर बांटा गया है? तो बात करते हैं किस बेसिस पर बांटा गया, किस आधार पर बांटा गया है। बेसिस की बात करें तो पहला है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलिया। पहला चीज मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलिया। माइसीलिया देखने में कैसा दिखता है, तो माइसीलिया की मॉर्फोलॉजी देखी गई इस बेसिस पर। दूसरा मोड ऑफ स्पोर, कौन सा स्पोर बनता है? बहुत तरह के स्पोर थे ना, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, कौन सा स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है वो देखा गया। और तीसरा उसकी फ्रूटिंग बॉडी को देखा गया। फ्रूटिंग बॉडी, जब फ्रूटिंग बॉडी कैसी बनेगी, फ्रूटिंग बॉडी को देखा गया। क्या क्या देखा गया? मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलिया, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडी कैसी बन रही है, फ्रूटी बॉडी कैसी फॉर्म हो रही है। इन 3 बेसिस को ध्यान में रखकर, इन 3 बातों को ध्यान में रखकर फॉर्म किंगडम फंजाई को आपके 4 क्लासेस में बांट दिया गया है। क्या क्या चीज ध्यान में रखकर बांटा गया है? मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलिया, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन। इन 3 चीजों को ध्यान में रखकर किंगडम फंजाई को 4 क्लासेस में बांट दिया गया है। तो 4 क्लासेस के नाम याद कर लेंगे। सबसे पहली क्लास का नाम है आपका फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज, माइसिटीज मतलब फंजाई ना, फाइकोमाइसिटीज। दूसरा हो जाएगा आपका एस्कोमाइसिटीज। तीसरा हो जाएगा आपका बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियो माइसिटीज। और लास्ट हो जाएगा आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो आप याद रखिएगा, आपसे कोई पूछे किंगडम फंजाई को कितनी क्लासेस में बांटा गया है, तो 4 क्लासेस में बांटा गया है। वो 4 क्लासेस के नाम फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। याद रखिएगा, फाइको, एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरो। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, इन 4 क्लासेस में बांटा गया है किसको? किंगडम फंजाई को। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? रिप्रोडक्शन पढ़े थे फंजाई में। फंजाई में रिप्रोडक्शन करने के लिए कहते थे आपको क्या, कि फंजाई में रिप्रोडक्शन 3 तरीके से हो सकता है, वेजिटेटिव, आसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने के लिए 3 मेथड आए थे आपको। कौन कौन से वो 3 मेथड थे? आपका पहला था फ्रेगमेंटेशन, ज्यादातर फंजाई वही करते हैं। दूसरा होता है बाइनरी फीजन और तीसरा होता है बडिंग। फीजन और बडिंग आपका सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर नॉन माइसिटिक फंजाई करते हैं, जिनमें माइसीलिया नहीं होता, जैसे कि ईस्ट। ठीक है, फिर होता है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए बहुत तरह के स्पोर बनते हैं। इन स्पोर के नाम है कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर। ये डिफरेंट टाइप के स्पोर आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए बनते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए आपके स्पोर बनते हैं आपका oospore, जाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। ये 4 तरह के स्पोर बनते हैं आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। अलग अलग तरह के रिप्रोडक्शन करने के लिए अलग अलग तरह के स्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्टेप होता है, 3 स्टेप में बांटा गया था सारे रिप्रोडक्शन को। सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होगी, जिसमें 2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो जाएगी, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज जाएगी तो साइटोप्लाज्म ऑटोमेटिकली फ्यूज हो जाएगा, लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होगा। तो दूसरी घटना होगी कैरियोगेमी, जिसमें न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, और तीसरी घटना होगी मियोसिस, जिसमें 3-4 भाग में बढ़ जाएगा। एक सेल से 4 नई सेल बन जाएगी, एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, मियोसिस। ठीक है, तो आपने ये पढ़ा। फिर बात की ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलिया। पहली चीज ध्यान रखिए,
स्पोर फॉर्मेशन का देखें, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडी, इन तीन चीजों को ध्यान रखकर फंजाई को 4 क्लासेस में बांटा गया है। उनके नाम है फाइकोमाइसिटीज, एस्ट्रोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे फाइकोमाइसिटीज क्या होते हैं, फाइकोमाइसिटीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, फिर एस्ट्रोमाइसिटीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और सबके एग्जांपल्स पढ़ेंगे। इन चारों को खत्म करेंगे, इसके साथ किंगडम फंजाई हमारा खत्म हो जाएगा। करके पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे हम फाइकोमाइसिटीज के बारे में कि फाइकोमाइसिटीज क्या होता है। थैंक यू।